हाय, दिस इज़ गीतांजलि। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का डीडीए का 2013 का क्वेश्चन पेपर जो एग्जामिनेशन 2013 का हुआ था। ये दो पेपर्स में हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में डिस्कस किया गया, पेपर 1 बेस्ड था आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट पे, और पेपर 2 बेस्ड था कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी एंड जनरल अवेयरनेस पे। स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, इस प्रिंसिपल को किस केस से रिकॉग्नाइज किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मयार हसन जॉर्ज AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलाइस, ये किस सेक्शन में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 301 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु कोज bodily injury to another who is laboring under a disorder knowing about such a disorder thereby accelerates that can be deemed to have। ये कहते हैं एक पर्सन ने दूसरे को जानते हुए कि उसको कोई डिसऑर्डर है वहीं पर जाकर इंजर किया, ये जानते हुए कि उसको वहाँ पर चोट है और उससे उसकी डेथ हो सकती है, तो यहाँ पे इस पर्सन ने क्या ऑफेंस कमिट किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, सेल्फ डिफेंस इज अ ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शन टू क्रिमिनल लाइबिलिटी अप्लाइज इन केस वेयर, कहाँ पर सेल्फ डिफेंस होता है? फर्स्ट ऑप्शन है, एक्यूज इज एक्सरसाइजिंग इट इन डिफेंस ऑफ हिज बॉडी अलोन। नेक्स्ट है, एक्यूज इज एक्सरसाइजिंग इट इन डिफेंस ऑफ हिज प्रॉपर्टी अलोन। नेक्स्ट है, accused is exercising it in defense of his body and property. D, accused is exercising it in defense of his or another's body and property। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी प्रॉपर्टी और बॉडी के लिए भी और दूसरे की प्रॉपर्टी और बॉडी के लिए भी सेल्फ डिफेंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, द फॉर्मूला ऑफ अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस वॉज इवॉल्व इन, के रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की जाएगी, किस केस से आया था ये? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 SCC 727। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड इज पनिशेबल अंडर, किसी बच्चे को अबेट करना सुसाइड करने के लिए किस सेक्शन में पनिशेबल होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेक्शन 305 ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट रिक्वायर्स मेंसरिया इन फॉर्म ऑफ, थेफ्ट के लिए मेंसरिया किस फॉर्म में चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, अ हिंदू हस्बैंड यूजिंग स्त्री धन ऑफ हिज वाइफ विदाउट हर कंसेंट कमिट्स, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ का स्त्री धन यूज़ किया, इस्तेमाल किया बिना उसके कंसेंट के, तो यहाँ हस्बैंड ने क्या ऑफेंस किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, अ सोल्जर फायरिंग ऑन मॉब अंडर अ मैनिफेस्टली इलीगल ऑर्डर ऑफ ए सुपीरियर ऑफिसर, मतलब किसी सोल्जर ने मॉब के ऊपर फायर किया, क्यों? क्योंकि उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको ऑर्डर किया था। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है, गेट द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ डूइंग द एक्ट बाउंड। सेकंड है, गेट द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ डूइंग एक्ट जस्टिफाइड अंडर लॉ। नेक्स्ट है, गेट्स द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। लास्ट है, फेल्स टू गेट एनी डिफेंस। देखिए यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सोल्जर फायरिंग ऑन मॉब अंडर अ मैनिफेस्टली इलीगल ऑर्डर, जो ऑर्डर आया वो इलीगल है, तो जब इलीगल ऑर्डर आया है तो उसे कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेल्स टू गेट एनी डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन टू द आईपीसी थ्रू द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 मेक्स, 2013 के अमेंडमेंट से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिड अटैक एज एन इंडिपेंडेंट ऑफेंस, ये आया था 2013 की अमेंडमेंट से। किस सेक्शन में है ये? 326A। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, करंटली अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट विच कैन नॉट बी इम्पोज एज पर सेक्शन 53 में
कौन सी सेंटेंस इम्पोज नहीं की जाती है नीचे दिए गए ऑप्शन में से, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लीजिए, ऑप्शन क्या कहते हैं ये। फर्स्ट में कहते हैं लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है, डेथ सेंटेंस होती है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी होती है, पर ट्रांसपोजिशन ऑफ लाइफ अब नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है द हिकलिन्स टेस्ट ऑफ डिटरमिनिंग द लाइबिलिटी फॉर द ऑफेंस ऑफ obscenity was affirmed by Supreme Court in case of। हिकलिन टेस्ट के बारे में है और ये केस फेमस है हिकलिन टेस्ट के नाम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है X, a person above the age of 18 years asked Y to shoot him to death as X is suffering from incurable disease. Y is the domestic servant of X. As a loyal servant, Y shoots X to death. In the context of the above, which of the following statement is correct? ये क्या कह रहे हैं कि Y जो है वो डोमेस्टिक सर्वेंट है, X मालिक हो गया और Y उसका सर्वेंट। अब X को कोई डिसीज़ है जो कि ठीक नहीं हो सकती है, तो X कहता है Y को कि तुम मुझे मारो, ठीक है। और वो लॉयल सर्वेंट है और उसने उसको शूट भी कर दिया और वो मर गया। नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है Y हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, सेकंड है Y कैन टेक अप द डिफेंस ऑफ गुड फेथ, थर्ड है Y कैन टेक अप द डिफेंस ऑफ कंसेंट, नेक्स्ट है Y's एक्ट इज कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, Y का एक्ट जो है वो कल्पेबल होमोसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है द प्रिंसिपल डी मिनिमिस नॉन क्यूरेक्स लेक्स इज कंटेन्ड इन, किस सेक्शन में दिया गया है? तो ये दिया गया है सेक्शन नंबर 95 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है स्टेटमेंट देते हैं एनीथिंग इज सेड टू हैव बीन डन डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली कब माना जाएगा किया हुआ? इफ़ इट हैज़ बीन डन विद इंटेंशन टू, जब वो इस इंटेंशन से किया गया है, किस इंटेंशन से कि किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचाना है और दूसरे को रॉन्गफुल गेन पहुंचाना है, इसे कहेंगे डिसऑनेस्टली। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट कहते हैं कोज इंजरी टू एनी पर्सन, एनी पर्सन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फेंसी इज डिफीट ऑफ अंडरस्टैंडिंग only infants under the age of discretion ought not to be punished by any criminal prosecution whatsoever। तो इससे रिलेटेड जो ऑप्शन होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है स्टीलिंग वंस ओन प्रॉपर्टी इज, अपनी प्रॉपर्टी को ही चोरी कर लेना क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है नो ऑफेंस, एन ऑफेंस अंडर 403 यानी मिस एप्रोप्रिएशन, एन ऑफेंस अंडर 405, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अपनी प्रॉपर्टी को चोरी करना चोरी ही है, थेफ्ट ही है। तो ऊपर वाले ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एज अ मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंस रिड्यूसिंग द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम मर्डर टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। किस केस में ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन की बात की गई थी कि ग्रेविटी जो है वो मर्डर से अब कल्पेबल होमोसाइड हो जाएगी? किस केस में की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 ऑफ IPC। सारे ऑप्शन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट कहते हैं ये Section 34 creates a principle of joint liability and does not create a specific offence. 149 creates a specific offence. ये स्टेटमेंट अभी तक सही लग रही है। नेक्स्ट है 149 creates a principle of joint liability नहीं and does not create a specific offence. Section 34 creates a, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है both create specific offence but the principle of joint liability is created only by Section 34, ये भी गलत है। नेक्स्ट है बोथ क्रिएटेड स्पेसिफिक ऑफेंस बट द प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी इज क्रिएटेड ओनली बाय सेक्शन 149, तो ये भी गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है
इन विच केस हैज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बीन कमिटेड। ठीक है, नीचे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, हमें बताना है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किस ऑप्शन में हो रहा है। देखिए, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी की एंट्रस्टमेंट हुई हो। ठीक है, फर्स्ट पढ़िए। बी आस्क्ड अ गोल्डस्मिथ A to make a gold chain and paid him ₹3,000 as cost of gold and his labor charges, but A neither prepared the chain by the given date or not returned the money. Next कह रहे A is a postmaster received money from the depositor but did not enter the same in their post office account. नेक्स्ट कहते हैं द गवर्नमेंट गेव 100 bags of cement to a contractor for a certain bag. A after taking delivery of bags used only 60 of them and passed the rest to another person. तो ये भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं है। नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट बताना है हमें यहाँ पे, जिसमें फोर्थ स्टेटमेंट है इनएविटेबल एक्सीडेंट इज नॉट अ डिफेंस एट ऑल बट ओनली अ डिनायल ऑफ लाइबिलिटी। सेकेंड है इनएविटेबल एक्सीडेंट इज नॉट अ डिनायल ऑफ लाइबिलिटी बट ऑल्सो अ डिफेंस। सी है इनएविटेबल एक्सीडेंट इज बोथ डिफेंस एंड डिनायल ऑफ लाइबिलिटी। सी है सॉरी नेक्स्ट है डी inevitable accident is a chance of event and can never be a defense not a denial of liability। देखिए हमें यहाँ पे करेक्ट बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कि इनएविटेबल एक्सीडेंट डिफेंस भी होता है और लाइबिलिटी से डिनायल भी होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है द हैंगमैन हु हैंग्स द प्रिजनर्स पर्सुएंट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ। किस सेक्शन में ये प्रोवाइड किया गया है कि हैंग्समैन जो हैं वो एग्जेम्प्टेड होते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी से, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 78। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है द डिफेंस ऑफ कंसेंट इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ। कंसेंट का डिफेंस कब नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंसेंट टू कोज डेथ, कंसेंट टू कोज ग्रीवियस हर्ट, इन दोनों केस में कंसेंट डिफेंस नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है प्रिपरेशन फॉर अ कमीशन ऑफ क्राइम इज। किसी क्राइम की प्रिपरेशन करना क्या है, पनिशेबल है आईपीसी में, नॉट पनिशेबल अंडर आईपीसी। नेक्स्ट ऑप्शन है पनिशेबल व्हेन द प्रिपरेशन इज विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कमिटिंग डकैती। डी है पनिशेबल ओनली व्हेन द प्रिपरेशन इज विद द इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर। देखिए दो ऑफेंस, एक तो वेजिंग वॉर और दूसरा डकैती, इन दोनों के लिए अगर प्रिपरेशन भी की गई है तो वो आईपीसी में पनिशेबल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 है इंस्टिगेशन टू कमिट एन ऑफेंस, सेकेंड है अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, थर्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, फोर्थ एक्ट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन टू प्रिवेंट अदर हार्म। लिस्ट 2 में ऑफेंसेस दिए गए हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, नेसेसिटी, अबेटमेंट, कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब यहाँ पे इसको मैच करना है। देखिए अग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस क्या होगा, ये होगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड। इंस्टिगेशन टू कमिट एन ऑफेंस, इंस्टिगेट करना किसी को, क्या होगी, अबेटमेंट। नेक्स्ट है एक्ट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन टू प्रिवेंट अदर हार्म, तो यहाँ पे क्या है, नेसेसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये थर्ड नंबर पे है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 1 पे है, कल्पेबल होमिसाइड 4 पे है, नेसेसिटी 2 पे है, 3, 1, 4, 2, तो आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है द ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी वाज प्रिपेयर्ड बाय। आईपीसी का ड्राफ्ट किन्होंने प्रिपेयर किया था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकॉले।
नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील्स विद वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 154। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 149 ऑफ द आईपीसी आर। 149 के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तो यहाँ ये फर्स्ट ऑप्शन में कहते हैं नॉलेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, सेकेंड कॉमन इंटेंशन, थर्ड अनलॉफुल ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन 143 ऑफ आईपीसी, फोर्थ एक्टिव पार्टिसिपेशन इन कमीशन ऑफ द क्राइम। सो यहाँ पे जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन है ये करेक्ट है, यानी कि नॉलेज ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस ये होना चाहिए। फोर्थ है एक्टिव पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो 143 के अकॉर्डिंग ये होना ज़रूरी नहीं है, कॉमन इंटेंशन हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द असेंशियल फॉर द ऑफेंस ऑफ एफ्रे। एफ्रे के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? नंबर ऑफ पर्सन इज 2 और मोर। देखिए यहाँ पे कहते हैं एफ्रे के लिए क्या चाहिए? 2 या 2 से ज़्यादा, ये सही बात है। नेक्स्ट है पर्सन्स आर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। वो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है फाइटिंग एट पब्लिक प्लेस, ये ज़रूरी है। पब्लिक पीस इज डिस्टर्ब, ये ज़रूरी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है द डॉक्ट्रिन ऑफ वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया कंटेन्ड इन किस सेक्शन में दिया गया है ये? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि 87, 88 और 89 तीनों में है ये वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ कोर्ट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। कोर्ट में क्या नहीं आता? जजेस आते हैं, मैजिस्ट्रेट आते हैं, आर्बिट्रेटर नहीं आते, पर्सन ऑथराइज टू टेक एविडेंस आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल की हमें एक्सेप्शन बतानी है। फर्स्ट है वेयर अ माइनर रिप्रेजेंट्स फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही is age of and thereby induced another to enter into a contract with him. Second, when the true facts are known to both the parties. Third, when the representation is against the statute. Fourth, all of the above. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, all of the above. नेक्स्ट है 33। क्वेश्चन है who among the following is an expert। 45 के अकॉर्डिंग कौन एक्सपर्ट है? बैलिस्टिक एक्सपर्ट, केमिकल एनालिस्ट, नेक्स्ट रेडियोलॉजिस्ट, फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है एक्स इज एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस ऑफ मर्डर। ही वॉज arrested by the police. On being interrogated by the police, he confessed his crime and gave the information about the place where he kept the incriminating articles. On the following day of the interrogation, he took the police to the spot and pointed out the place from where incriminating articles were recovered. The statement and the conduct of the accused are relevant under किस सेक्शन में relevant होंगे? ये relevant होंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 में भी और 27 में भी। देखिए 27 में तो इसने डिस्कवरी कराई है उसके लिए, और 8 में ये इसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है इसके लिए। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन में रेलिवेंट होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है आफ्टर री एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस द एडवर्स पार्टी हैज़ अ। री एग्जामिनेशन के बाद एडवर्स पार्टी के क्या कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है राइट टू फर्दर क्रॉस एग्जामिन द विटनेस ओनली व्हेन अ न्यू फैक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द री एग्जामिन। नेक्स्ट है राइट टू फर्दर क्रॉस एग्जामिन द विटनेस अफ्रेश इन जनरल। नेक्स्ट हैज़ नो राइट टू फर्दर क्रॉस एग्जामिन द विटनेस। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर कुछ नया फैक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है री एग्जामिनेशन से तो अब पार्टी का राइट हो जाता है उसको क्रॉस एग्जामिन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है सेक्शन 89 प्रोवाइड्स एज फॉलोज द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट एवरी डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस टू प्रोड्यूस was attested, stamped and executed in the manner required by law. On the basis of the above statement, pick up the correct proposition. ये कहते हैं सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 89 किसका? एविडेंस एक्ट का।
कि कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा गया है, जिसको प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है, तो वो उसी मैनर में अटेस्टेड, स्टैम्प्ड और एग्जीक्यूटेड है। तो इसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। फर्स्ट है the court must take the presumption that the document was duly executed. Second, the court is not bound to take presumption that the document was duly executed. The court must take the presumption that the document was duly executed, but the presumption is rebuttable. Next, the court must take the presumption that the document was duly executed and the presumption is irrebuttable. So ऊपर अगर आप ध्यान दें तो वर्ड यूज किया गया था shall presume, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के कोर्ट प्रिजम्पशन तो क्रिएट करेगी पर ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अकॉम्प्लिस। कौन अकॉम्प्लिस होगा? फर्स्ट है स्पाई, सेकंड है पर्सन गिविंग ब्राइब अंडर ड्यूरेस, थर्ड है प्रोसिक्यूट्रिक्स, फोर्थ है प्रोस्टिट्यूट। तो प्रोस्टिट्यूट एक अकॉम्प्लिस है, ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन है which of the following is not the exception to the rule of hearsay evidence। hearsay evidence की exception नहीं है। फर्स्ट है डाइंग डिक्लेरेशन है, सेकंड है रेस जस्टे है, थर्ड है एक्सपोर्ट एविडेंस, ये नहीं है, फोर्थ है कन्फेशन, ये है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन है X is an accused of murder Z. He was arrested by the police in connection with the murder. Y, friend of X, went to meet X when he was produced for remand in the court. He made the following confession to Y. I have murdered Z and I have taken my revenge. The confession is, ये कह रहे हैं इसने अपने फ्रेंड को कन्फेशन किया है। तो ये कन्फेशन किस तरीके का है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इनएडमिसिबल इन एविडेंस सिंस इट वाज मेड इन पुलिस कस्टडी, सेकंड एडमिसिबल इन एविडेंस एज मेड इन कोर्ट रूम, थर्ड एडमिसिबल इन एविडेंस एज मेड बिफोर अ फ्रेंड, डी नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अभी वो पुलिस कस्टडी में है तो ये इनएडमिसिबल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है द एविडेंस गिवन बाय अ डम्ब विटनेस इन ओपन कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ओरल एविडेंस। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है अ सेशन कोर्ट इज कंडक्टिंग अ ट्रायल ऑफ गैंग रेप एंड विक्टिम इज इन विटनेस बॉक्स, द काउंसिल कैन नॉट आस्क। ये कह रहे हैं सेशन कोर्ट में गैंग रेप का ट्रायल चल रहा है, विक्टिम विटनेस बॉक्स में है, काउंसिल किस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन रिलेटिंग टू हर पोजीशन इन लाइफ, सेकंड क्वेश्चन रिलेटिंग टू हर कैरेक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू टेस्टिंग हर वेरासिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो वो उसके कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है द प्ली ऑफ एलिबी अंडर सेक्शन 11 इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। प्ली ऑफ एलिबी किस बेसिस पे डिसाइड की जाती है? तो इसका आंसर होगा, आंसर से पहले इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, सी प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, फोर्थ प्रिपॉन्डरेंस ऑफ हायर प्रोबेबिलिटी। सो प्ले ऑफ एलिबी जो होती है, अगर आप बैरेक्ट भी देखेंगे तो सेम एग्जैक्ट वर्ड बैरेक्ट में यूज किए गए हैं, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन है रेलेवेंसी इज। रेलेवेंसी क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम, सेकंड क्वेश्चन ऑफ लॉ बट कैन बी रेज्ड एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, थर्ड ऑप्शन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट विच कैन बी वेव्ड। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है Section 73 of the Indian Evidence Act empowers the court to take samples of handwriting and signature. In this context, which one of the following statement is not correct? गलत बतानी है। First है sample may be compared by the court itself. Next है the court is bound to refer such sample to an expert for his opinion. Third है
द कोर्ट में कंपेयर सच सैम्पल्स बाय इटसेल्फ और रेफर देम फॉर एक्सपर्ट ओपिनियन। नेक्स्ट है अ पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज टू गिव सैम्पल ऑफ हिज हैंड राइटिंग और सिग्नेचर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये कहते हैं कोर्ट बाउंड है कि वो ऐसे सैंपल एक्सपर्ट को भेजेगी, पर ऐसा नहीं है। 73 में है कि कोर्ट खुद से भी उसको कंपेयर कर सकती है और चाहे तो रेफ़र भी कर सकती है, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। और जो पर्सन जिसकी हैंड राइटिंग को कंपेयर करना है वो मना नहीं कर सकता सिग्नेचर करने के लिए या हैंड राइटिंग का सैंपल देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन है अ डाइंग डिक्लेरेशन टू बी एडमिसिबल। फर्स्ट ऑप्शन है कैन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन विदाउट एनी कॉरोबोरेशन बाय इंडिपेंडेंट एविडेंस। सेकंड है कैन फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन ओनली ऑन कॉरोबोरेशन बाय द इंडिपेंडेंट विटनेस। थर्ड है कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस कॉरोबोरेशन बाय द इंडिपेंडेंट विटनेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो सोल बेस है कन्विक्शन का, उसको किसी कोरोबोरेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है द रिलेशनशिप इन सेक्शन 50 ऑफ द एविडेंस एक्ट मीन्स। किस तरह का रिलेशन की बात की गई है? ऑप्शन 1 है रिलेशनशिप बाय ब्लड, सेकंड रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज, थर्ड रिलेशनशिप बाय ब्लड और मैरिज और अडॉप्शन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली ए नॉट बी एंड सी। सेक्शन 50 ऑफ द एविडेंस एक्ट में जिस रिलेशनशिप की बात की है वो रिलेशनशिप बाय ब्लड है, मैरिज और अडॉप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन है टेस्टिमनी ऑफ एन अकॉम्प्लिस बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड एंड एक्टेड अपॉन। स्टेटमेंट दे दी, नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं तो हमें करेक्ट ऑप्शन वहाँ से चूज़ करना है। फर्स्ट ऑप्शन है मस्ट बी corroborated फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ अनदर कॉम्प्लिस, मस्ट बी corroborate, फर्स्ट है मस्ट बी corroborated फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ अनदर कॉम्प्लिस, मस्ट बी corroborated फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट सोर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है नीड नॉट बी corroborated एट ऑल। फोर्थ ऑप्शन है ए और सी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि डील करता था मस्ट बी corroborated फ्रॉम एन इंडिपेंडेंस सोर्स। मतलब जब भी अकॉम्प्लिस की टेस्टिमनी होगी तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले वो corroborate होनी चाहिए किसी इंडिपेंडेंट एविडेंस से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। ये कहते हैं करेक्ट मैचिंग बताना है। फर्स्ट में कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ डेथ सेक्शन 108, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ सेक्शन 107, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट द पोजेशन एज प्राइमा फेसी प्रूफ ऑफ ओनरशिप 110, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है हियर से एविडेंस मीन्स। हियर से एविडेंस का क्या मतलब है? फर्स्ट ये कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ नॉट सीन द हैपनिंग of the transaction but has heard of it from the other. Second है the statement of a person who has seen the happening of the transaction. Third है the statement of a person who has neither seen the happening of the transaction nor has heard of from others. Fourth है the statement of a person who has seen the happening of the transaction and also heard it from the other. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिस पर्सन ने ये स्टेटमेंट दिया है उसने ना तो देखा है पर सुना है, किसी तीसरे बंदे ने उसको बताया है, तभी इसका नाम है हियर से एविडेंस, सिर्फ सुनी सुनाई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन है मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द लीडिंग क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये तो गलत ही है, सेकंड वाली स्टेटमेंट। नेक्स्ट है लीडिंग क्वेश्चन मे नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी, ये सही है। नेक्स्ट है लीडिंग क्वेश्चन शैल नॉट बी परमिटेड बाय the court in examination in chief or re-examination as to matter which are introductory undisputedly or which have already been sufficiently proved। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही हैं।
जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है और हमारे से क्वेश्चन में यही पूछा था कि रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन है फॉल्सेस इन ऊनो फॉल्सेस इन ओमनीबस, ये रूल किससे रिलेटेड है? ये इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉट अ रूल ऑफ एविडेंस इन क्रिमिनल ट्रायल। जो ये फॉल्सेस इन ऊनो फॉल्सेस इन ओमनीबस है, ये एविडेंस में कोई रूल नहीं है क्रिमिनल ट्रायल के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है दो द contempt proceeding are judicial proceeding, the strict rule of evidence contained in the Indian Evidence Act do not apply to the proceeding under the Contempt of Court Act because contempt of court जो है वो judicial proceeding है पर evidence act उस पर नहीं लगता है, क्यों? तो नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ऑफ समरी नेचर ऑफ इंक्वायरी, सेकेंड है कंटेम्प्ट मैटर आर गवर्नड बाय द स्पेशल एक्ट, थर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डज नॉट रिक्वायर इंक्वायरी एंड द इन्वेस्टिगेशन, फोर्थ है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आर ट्राइड इन हायर जुडिशरी। तो ये समरी नेचर के होते हैं, इसलिए इनमें एविडेंस एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है विच कन्फेशन नीड्स अ क्लोजर स्क्रूटनी? फर्स्ट ऑप्शन है कन्फेशन मेड टू ऑफिसर्स अंडर एनडीपीएस एक्ट, confession made to private citizen, confession made to official who do not have investigation power under NDPS। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कन्फेशन अगर एनडीपीएस एक्ट में किया गया है तो उसके लिए एक क्लोजर स्क्रूटनी की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एविडेंस अनर्दिड बाय द स्निफर डॉग फॉल्स अंडर, किसमें फॉल्स करता है? ये साइंटिफिक एविडेंस है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू अ चाइल्ड विटनेस, सही बतानी है। फर्स्ट है अ चाइल्ड ऑफ टेंडर एज कैन बी अलाउड टू टेस्टिफाई if he has intellectual capacity to understand the question and give rational answer to these question. Next है a child witness may be easy prey of tutoring and when it is established that he is under the influence of tutoring, it is not safe to solely rely on his evidence. Next है the law recognizes the child as a competent witness but a child of tender age is not considered by the court to be a witness whose sole testimony can be relied without other corroborative evidence। तो ये जो सभी स्टेटमेंट है ये सारी की सारी सही है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है नेसेसिटी रूल एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इज एप्लीकेबल, किस पर एप्लीकेबल होगा? व्हेन द मेकर ऑफ द स्टेटमेंट इज डेड और हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, is a person who can be found but his attendance cannot be procured without unreasonable delay or expenses, is a person who cannot be found। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है द कॉलिंग ऑफ एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट अंडर 68 इज नॉट नेसेसरी, कब जरूरी नहीं है? फर्स्ट है व्हेन द डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेकेंड है when the document including will is registered under Indian Registration Act, third when the document irrespective of whether it is a will or is registered under Indian Registration Act, fourth है B and C both are correct। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जब कोई डॉक्यूमेंट है पर वो विल नहीं है और वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है। अगर आप 68 पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट वर्डिंग वहाँ पर लिखी हुई है, तो बैरक लैंग्वेज। नेक्स्ट है 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, गलत बताना है। फर्स्ट है धनंजय चैटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सुरेश टीआई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड से। सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट से। जयंती भाई बैंकर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात कॉन्स्पिरेसी से। तो इसमें इन्होंने पूछा था कौन सा सही से मैच नहीं है, गलत कौन सा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो मैच किए हैं केस लॉ ये बिल्कुल करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन है एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्स did not perform the obligation of the contract, y sued him for the breach of the contract and gave him the notice to produce the copy of the agreement। x और y ने कॉन्ट्रैक्ट किया, x ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, y ने उसके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्यू कर दिया और उसको नोटिस दिया
At the stage of trial, Y called for the said agreement but X refused to produce it. Y ने वो agreement मांगा, X ने मना कर दिया. Y gave secondary evidence of the content of the agreement. Now X seeks to produce the agreement for the contradiction of the secondary evidence of the Y. अब पहले उससे असली मांगा तो उसने नहीं दिया, फिर Y ने सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर दी, तो अब क्या वो उस अग्रीमेंट से उसकी सेकेंडरी एविडेंस को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? फर्स्ट है X कैन नॉट डू सो, सेकेंड है X कैन डू सो विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, थर्ड है X कैन डू सो विद द कंसेंट ऑफ Y. तो Y से पूछ कर भी और कोर्ट से पूछ कर भी तभी वो कर सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन है इंक्वायरी एज पर सेक्शन 2G ऑफ द CPC इज अ 2G ऑफ द CRPC इज अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी. जो 2G में है वो किसका पार्ट है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट है, क्योंकि इंक्वायरी कौन करते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62. क्वेश्चन है द टर्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज डिफाइंड अंडर. पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहाँ पर डिफाइन किया गया है? 2U में. नेक्स्ट है सेक्शन क्वेश्चन नंबर 63. सेक्शन 482 ऑफ CRPC एम्पावर्ड हाई कोर्ट विद. हाई कोर्ट को क्या दी गई हैं? इनहेरेंट पावर्स. आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज मैंडेटरी इन. किस केस में चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी है? सेशन कोर्ट में. अ केस बिफोर सेशन कोर्ट, इस केस में चार्ज फ्रेम करना मैंडेटरी है. नेक्स्ट है 65. क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ प्ली बार्गेनिंग करंटली अलाउड इन इंडिया इज. प्ली बार्गेनिंग जो दिया गया है CRPC में वो किस चीज़ से रिलेटेड है? इंडिया में किस चीज़ से रिलेटेड है वो? तो इंडिया में वो सेंटेंस बार्गेनिंग से रिलेटेड है, ना कि चार्ज बार्गेनिंग से. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66. क्वेश्चन है receipt of evidence relating to offence committed outside India is provided under. इंडिया के बाहर ऑफेंस हुआ है और एविडेंस लेना इंडिया में किस सेक्शन में बताया गया है? तो ये बताया गया है सेक्शन 189 ऑफ CRPC में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67. क्वेश्चन है पुलिस पावर टू एग्जामिन विटनेस इज लेड डाउन अंडर विच सेक्शन. पुलिस की पावर कि वो विटनेस को एग्जामिन कर सकते हैं किस सेक्शन में दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 161 ऑफ CRPC में. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन है द अमेंडमेंट मेड इन 2008 टू द CRPC आर मोर इन कंकरेंस विद द जुडिशियल गाइडलाइंस लेड डाउन इन. जो 2008 के अमेंडमेंट है बेसिकली वो किस जजमेंट पे बेस्ड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69. क्वेश्चन है सेक्शन 195A ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर फाइलिंग ऑफ. 195A में क्या बताया गया है, किस चीज़ से डील करता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं. कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ थ्रेटनिंग ऑफ अ विटनेस. सेकेंड है कंप्लेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट अब्यूजिंग हिज पावर. नेक्स्ट है कंप्लेंट रिक्वायरिंग प्रायर कंसेंट ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंप्लेंट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ थ्रेटनिंग ऑफ अ विटनेस, इससे रिलेटेड है 195A. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. क्वेश्चन है सेक्शन 416 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस of a pregnant woman, of insane person, of a person who has made an application of pardon. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71. क्वेश्चन है अ कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 कैन नॉट बी रिकॉर्डेड बाय अ. कौन रिकॉर्ड नहीं कर सकता? तो ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते. आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन है द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू रिकॉर्ड डेमेनर ऑफ अ विटनेस अंडर. किस सेक्शन में रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 218. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस में बी पास बाय अ मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास. किस तरह की इम्प्रिजमेंट पास कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म not exceeding 1 year. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74. क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 459 ऑफ CRPC द मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर फॉर द सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट इफ नो क्लेमेंट अपीयर्स. कितने टाइम में
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्योंकि सेक्शन 459 अगर आप पढ़ते हो तो वो डील करता है पावर टू सेल पेरिशेबल प्रॉपर्टी। यहाँ कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन के पास कोई पेरिशेबल प्रॉपर्टी है और पता है कि वो ख़राब हो जाएगी और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ये प्रॉपर्टी बेनिफिशियल होगा ओनर के लिए कि अगर बेच दिया जाए, तो वो किसी भी टाइम, एज सच कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया है 459 में, तो वो किसी भी टाइम उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई भी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन है वेदर एनी कंडीशन इम्पोज्ड बाय अ मैजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल कैन बी सेट असाइड और मॉडिफाइड, इफ यस बाय हुम एंड अंडर विच प्रोविजन। ये कह रहे हैं अगर कोई कंडीशन किसी मैजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को बेल देते टाइम अगर उस पर लगाई है तो क्या वो सेट असाइड हो सकती है, अगर हाँ तो किस प्रोविजन में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है अ स्टेप मदर कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC फ्रॉम हर स्टेप सन। कब ले सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रोवाइडेड शी इज चाइल्डलेस एंड अ विडो। सेकंड, प्रोवाइडेड शी इज चाइल्डलेस एंड हर हस्बैंड इज इनकेपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग हर। थर्ड, प्रोवाइडेड शी इज चाइल्डलेस दो हर हस्बैंड इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग हर। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो चाइल्डलेस है या फिर विडो है या फिर चाइल्डलेस है और उसके हस्बैंड उसको सब मेंटेन करने में इनकेपेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 क्वेश्चन है प्रोपोजिशन एज रिगार्ड द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी अंडर द श्योरिटी बॉन्ड आर। श्योरिटी की लाइबिलिटी के लिए नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट प्रोपोजिशन को चूज करना है। द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड अंडर हिज पर्सनल बॉन्ड। The liability of the surety is contingent on the liability of the accused under his personal bond. The liability of surety is limited to the amount of surety bond. Which of the following is correct? So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन है जॉइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन इज परमिजिबल। जॉइंट ट्रायल कहाँ पर परमिजिबल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 223। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन है पावर टू रिकॉल एनी विटनेस अंडर 311 ऑफ CRPC कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन आफ्टर द एविडेंस ऑफ बोथ द साइड इज क्लोज्ड, आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज क्लोज्ड बट बिफोर द एविडेंस ऑफ द डिफेंस इज क्लोज्ड, बिफोर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज क्लोज्ड इफ द विटनेस इज टू कॉल्ड ऑन द मोशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। फोर्थ, आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज क्लोज्ड इफ द विटनेस इज कॉल्ड ऑन फॉर द मोशन ऑफ डिफेंस। देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की एविडेंस भी क्लोज हो गई है उसके बाद भी कोर्ट इस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। कौन एंटाइटल नहीं होगा? इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, डाइवोर्स वाइफ, यूटराइन ब्रदर या फिर फादर। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यूट्राइन ब्रदर, ये एंटाइटल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 क्वेश्चन है विच प्रोविजन ऑफ द CRPC रिजेंबल द हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस रिट CRPC के किस सेक्शन से रिजेंबल होता है? सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 97। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 क्वेश्चन है देयर शैल बी नो अपील बाय अ कन्विक्टेड पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। कब अपील वो फाइल नहीं कर सकता? कौन? कन्विक्टेड पर्सन। फर्स्ट ऑप्शन है वेयर हाई कोर्ट पास ओनली अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। सेकंड है वेयर सेशन कोर्ट पास अ सेंटेंस ऑफ फाइन नॉट एक्सीडिंग 500। थर्ड है वेयर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 month। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पर हाई कोर्ट ने 6 months तक की इम्प्रिजमेंट पास करी है वहाँ पे कन्विक्शन के अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 260 ऑफ CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस कैन नॉट बी ट्राइड समरेली। किसे आप समरेली ट्राई नहीं कर सकते 260 के अकॉर्डिंग? ऑप्शन है ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 3 months, ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 6 months, ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 1 year, ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 2 years। सो
आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट एक्सीडिंग 2 years। 260 की बात करें, 260 ऑफ CRPC की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, वंस पुलिस रिकॉर्ड और रजिस्टर्ड FIR अ कॉपी ऑफ द सेम शुड बी गिवन टू द कंप्लेनेंट अंडर, किस सेक्शन में दी जाती है? 154 में। आंसर होगा सेक्शन नंबर 154 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन द प्रोविजन एडेड इन CRPC बाय द CRPC अमेंडमेंट एक्ट 2005 शैल बी एस्टैब्लिश्ड बाय डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, किसने एस्टैब्लिश किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईच स्टेट गवर्नमेंट। कौन एस्टैब्लिश करेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट FIR was not substantive evidence and could only be used for corroborate its maker? फर्स्ट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस A कुमार AIR 2010। सेकंड है C माघेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका AIR 2010। सी है अनिल कुमार वर्सेस BS नीलकांता। फोर्थ है विजेतो गजरा वर्सेस स्टेट AIR 2010। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी माघेश वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू ट्रांसफर क्रिमिनल केस फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर अंडर विच सेक्शन? हाई कोर्ट की ट्रांसफ़र की पावर कहाँ पर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेक्शन 406 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन है इन अ क्रिमिनल ट्रायल द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस कैन बी डेफर्ड until the examination in chief of such witnesses are completed and such permission for deferring cross examination of any witness depends upon। ये कह रहे हैं क्रिमिनल ट्रायल में किसी विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर कर सकते हैं जब तक कि उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ नहीं होती है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक सूटेड ऑप्शन बताना है। डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, द कंसेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कन्वीनियंस ऑफ द विटनेस, डिस्क्रिशन ऑन द कोर्ट एंड सच डिस्क्रिशनरी पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिफेंस केस ऑफ द एक्यूज्ड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन है व्हेन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मेक्स अ प्रेयर बिफोर द ट्रायल जज फॉर विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड इफ इट इज़ मेड बिफोर द चार्ज फ्रेमिंग स्टेज देन सच विड्रॉल अमाउंट्स टू। अगर चार्ज फ्रेमिंग से पहले होता है तो वो क्या होगा? डिसचार्ज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और चार्ज फ्रेमिंग के बाद होगा तो एक्विटल। नेक्स्ट 91, व्हेन द कोर्ट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट इज अवॉर्डिंग इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन देन सच टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट शैल नॉट एक्सीड। अगर फ़ाइन की पेमेंट नहीं किया तो किस तरीके से पनिशमेंट होगा? ये कहते हैं हाफ ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट विच द मैजिस्ट्रेट इज कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। सेकंड है द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट विच द मैजिस्ट्रेट इज कन्फ्लिक्ट टू इन्फ्लिक्ट। थर्ड है 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट विच द मैजिस्ट्रेट इज कम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पे अगर फ़ाइन की पेमेंट नहीं होती है तो जो सूटेड आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ़ाइन अगर डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 1/4 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द क्रिमिनल अपील अगेंस्ट कन्विक्शन इफ द एपिलेंट डाई देन द सेड अपील विल बी। कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील हुई है और एपिलेंट मर जाता है तो अपील क्या होगा? ये देखिए, ये अपील जो होती है वो अबेट नहीं होती है। अगर कोई नया रिलेटिव एप्लीकेशन फाइल कर देता है कि वो अपील को आगे कंटिन्यू करना चाहता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेथ ऑफ द एपिलेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, क्वेश्चन है इन केस ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 405 IPC द जुरिस्डिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल लाइज वेयर। 405 IPC में अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो जुरिस्डिक्शन कहाँ बनेगा? ऑप्शन है द प्रॉपर्टी वॉज डिलीवर्ड entrustment, the property was retained by the trustee, the property was misappropriated or required to be returned, account for, option D all the above 3 places। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, all the 3 places। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन है when a public servant committed offence in discharge of his official duty then sanction is required to be obtained at the time of। अगर पब्लिक सर्वेंट ने कोई ऑफिशियल
ड्यूटी के डिस्चार्ज में ऑफेंस किया है तो सैंक्शन चाहिए कब? लॉजिंग FIR, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है व्हेन द एक्यूज सून आफ्टर द अरेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, सिंस नो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज प्रेजेंट इन द station, then the executive magistrate is authorized to pass the order of remand of the accused not more than, कितने दिन से ज़्यादा की रिमांड नहीं दे सकते? तो अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कितने दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते? 7 दिन से ज़्यादा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है व्हेन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 144(2) CRPC, in case of known compliance of such order, the criminal trial of a case under 188 IPC will be conducted by। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने अगर कोई 144(2) CRPC में ऑर्डर पास किया है और अगर उसकी कंप्लाइंस नहीं होती है तो 188 का ट्रायल कौन कंडक्ट करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। क्वेश्चन है व्हेन एन एडिशनल सेशन जज इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स पोस्ट आफ्टर द 1 year of its appointment on the ground of lack of required qualification under the constitution, then all the judicial order passed by the said additional session judge during his tenure of 1 year। ये कह रहे हैं कोई एडिशनल सेशन जज को रिमूव कर दिया जाता है इनकी पोस्ट से जब से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि उनके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो नहीं है। तो जितने भी जुडिशियल ऑर्डर उन्होंने पास किए हैं एक साल में उनका क्या स्टेटस रहेगा? सो फर्स्ट ऑप्शन है विल बी क्वेश्ड सिंस द ऑर्डर आर नॉट पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। सेकेंड है विल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड सिंस द ऑर्डर पास्ड बाय द जज हैविंग नो जुरिस्डिक्शन। थर्ड है विल बी डीम्ड टू बी वैलिड। तो देखिए यहाँ पे अगर उनको हटा दिया गया है तो जब भी उनको अपॉइंट किया गया था तब नहीं क्लियर थी ये चीज़ें, तो अब जब उन्हें हटाया गया है तो जितने भी उन्होंने ऑर्डर पास किए हैं वो सब वैलिड माने जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है इन अ सेशन ट्रायल केस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल व्हेन द ट्रायल जज फाइंड्स दैट प्रोसिक्यूशन इज withholding one of the important witness for its examination for the reason best known to the prosecution, then the trial judge in such circumstances, ये कहते हैं जब सेशन ट्रायल केस में जब ट्रायल चल रहा है तो ट्रायल जज को पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन ने कोई इम्पॉर्टेंट विटनेस है वो एग्जामिन नहीं हुआ है, तो इन सर्कमस्टेंसेज में नीचे दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। फर्स्ट है हैज़ नो पावर अंडर CRPC टू इशू समन टू सच पर्सन। सेकंड हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर अंडर CRPC टू कॉल सच पर्सन एज अ विटनेस इफ हिज एविडेंस अपीयर टू बी असेंशियल। थर्ड है हैज़ दो नो स्पेसिफिक पावर अंडर CRPC टू कॉल सच पर्सन एज अ विटनेस बट द कोर्ट में टेक एडवर्स इन्फ्लुएंस अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो कभी भी उस विटनेस को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है सेक्शन 300 ऑफ CRPC रिलेटिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी एंड एम्बॉडीड द प्रिंसिपल ऑफ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्विफोर इज कन्विक्ट एज वेल एज एक्विफो इज एक्विट। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन है द पर्सन सीकिंग suspension of conviction should specifically draw the attention of the appellate court to the consequence that may arise if the conviction is not stayed as held by the Supreme Court in। ये कह रहे हैं जो भी पर्सन सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन मांग रहा है उसको चाहिए कि वो एपिलेट कोर्ट का ध्यान लेकर जाए कि अगर कन्विक्शन स्टे नहीं होती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के किस केस में हेल्ड किया गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 2007 सुप्रीम कोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब पब्लिक स्टेट कमीशन की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटर्नी एग्जामिनेशन 2013 का पेपर नंबर 2।